एक माँ के रूप में उनके घर के अंदर उनकी पहचान क्या थी? माँ का जो घर के अंदर का जो एक जिसको बोलेंगे व्यक्तित्व जो हमने देखा है बचपन से। मुझे याद है कि बहुत हम जब हॉस्टल में थे और माँ आती थी मिलने के लिए, तो सारे हमारे फ्रेंड्स उनको घेर लेते थे और हम इससे बिल्कुल अनअवेयर थे कि पॉपुलैरिटी क्या चीज है। वो घर में आकर के भी सेलिब्रेशन का माहौल अपने आप हो जाता था। रिहर्सल के वक्त का क्या माहौल होता था? डांट तो पड़ी ही है। तो बहुओं का घर से निकल करके बाहर गाना उतना अच्छा नहीं माना जाता था, तो नेचुरली दादी मिमिक्री करना उनको बहुत ज्यादा पसंद भी था, और वो हमने अंत तक मतलब आईसीयू के बेड तक नहीं छोड़ा उन्होंने मिमिक्री करना। छठ महापर्व तो शारदा जी के गानों के बिना अधूरा लगता है। हाँ, मैंने प्यार किया तक पहुंचना जो है वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। कुछ ना बोलब चाहे, कुछ ना बोलब चाहे, कोनो सजादा तनिका कसूर ई है, तनिका बतादा कनिका कसूर ई है। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया में। शारदा जी को जो अवार्ड मिला है मरणोपरांत, भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला है, तो आज कैसा लग रहा है? आपके क्या इमोशंस हैं आज? उनके अंदर समाहित थी वो चीज, मतलब जिस कल्चर को उन्होंने जिया है वो पल्स रेट की तरह उनके अंदर धड़कता है। नमस्कार, हेलो, वेलकम टू गुड वाइब शो। कुछ आवाज़ें वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि और भी गहराई से दिलों में बस जाती हैं। ऐसी ही एक अनुपम आवाज़ थी पद्म विभूषण स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी। बिहार कोकिला, जिनकी लोक गायकी ने हमारी संस्कृति को एक नई पहचान दी। छठ पूजा से लेकर विवाह गीतों तक उन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने परंपराओं को जीवंत रखा, उन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुँचाया। आज चाहे वो हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी विरासत, उनका सुर, उनकी आत्मा अब भी गूंज रही है उनके बच्चों के सुरों में, उनके काम में। आज हमारे साथ हैं उनकी बेटी वंदना भारद्वाज जी और बेटे अंशुमन सिन्हा जी। दोनों न सिर्फ संगीत में दक्ष हैं, बल्कि माँ की धरोहर को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं शारदा जी के जीवन के कुछ अनमोल पल, कुछ निजी यादें, सीधे उनके बच्चों की जुबानी, क्योंकि उनकी कहानी उनसे बेहतर और कौन सुना सकता है। नमस्ते वंदना जी और अंशुमन जी, वेलकम टू गुड वाइब शो। नमस्ते वंदना जी। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आज। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को एक कलाकार के रूप में तो हम सब जानते हैं, पर एक माँ के रूप में उनके घर के अंदर उनकी पहचान क्या थी? माँ का जो घर के अंदर का जो एक जिसको बोलेंगे व्यक्तित्व जो हमने देखा है बचपन से, वो वाकई बहुत इंस्पायरिंग है बाकी लोगों के लिए भी। मैं ऐसा मानता हूँ बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि एक सक्सेसफुल कलाकार होना एक बात, जी। पर उसी व्यक्तित्व को वो अपने घर में किस तरह से उन्होंने लाइफ लीड किया है, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वो अ, बचपन से उन्होंने जिस तरह से हमें पालन पोषण जो उन्होंने किया, और जो उन्होंने जिसको कहते हैं डिसिप्लिन सिखाया हमें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो डिसिप्लिन जो वो अपने संगीत शैली जीवन शैली में भी वो रखती थी, वही अपने बच्चों को उन्होंने सिखाने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की। मैं तो यही कहूंगी कि घर में भी एक डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बहुत सख्त, हंसी मजाक ठिठोली के साथ डिसिप्लिन भी, किसी की नकल भी उतार लेना, और उसके बाद हंसी मजाक के साथ डिसिप्लिन में कमी नहीं होना, अपने दायरे को कैसे न लांघे, तो उसमें वो बिल्कुल छोड़ती नहीं थी। और जब मतलब शुरू से ही उनकी पॉपुलैरिटी इतनी रही और हम में कभी भी ये एहसास नहीं हुआ। मुझे याद है कि बहुत हम जब हॉस्टल में थे और माँ आती थी मिलने के लिए, तो सारे हमारे फ्रेंड्स उनको घेर लेते थे और हम इससे बिल्कुल अनअवेयर थे कि पॉपुलैरिटी क्या चीज है। तो ये अगर गुण है तो गुण माने, अगर ये अनअवेयरनेस है तो ये माने, लेकिन माँ की सहजता
भी देन है डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन था, इतनी बड़ी कलाकार बनी वो, तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन तो जरूर होगा उनमें। और उनका सरल स्वभाव और हंसी मजाक करने वाला स्वभाव हमें दिखाई देता था, उनके गानों में भी वो झलकता था कि वो जितनी ही सादगी से गाने गाती हैं अपने कल्चर से जुड़कर, उतना ही उनमें अपनापन भी था। शायद इसीलिए हम लोग उनसे इतना ज्यादा लगाव महसूस करते हैं। और आज भी लगता है कि शारदा सिन्हा जी की जब भी बात होती है तो लगता है कि वो अभी भी यही हैं। उनकी आवाज जिस तरह से सुनाई देती है हमें उनके गाने पर। मैंने ये भी सुना है कि शारदा जी को खाना बनाने का बहुत शौक था, ये सही है क्या? जी, उनको शौक था। और वो मतलब अपने समय में भी वो जो वक्त होता था उसमें खुद अपना कुछ स्पेशल बनाती थी। जैसे वो स्वीट डिश जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से हो, मखाने का खीर हो, मालपुआ हो, हलवा हो। हलवा हो, तो मतलब अंशु को बहुत पसंद रहा था बचपन में। और मेरे पापा को भी बहुत पसंद होता था, और मुझे कुछ चटपटा पसंद होता था, तो वो वैसा ही हम सब के लिए कुछ करती थी, सब हेल्प के बहाने। उनके पास जब वक्त होता था तो वो एंजॉय करती थी बनाना। हाँ। मुझे तो याद है एक बार मेरा बर्थडे था और वो बहुत लेट आ पाई थी। हम्म। इतना लेट पहुंची थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन बीत चुका था। पर उतना थक के आने के बाद भी उन्होंने फटाक से हलवा बनाया, हलवे का केक बना दिया, उस पे कैंडल्स डाल के उन्होंने सेलिब्रेट करके ही छोड़ी वो, अरे वाह। जबकि इतनी रात में थक के आई थी। शी वॉज अ रियल सेलिब्रिटी, और इसको बोलते हैं वो जो द वर्ड सेलिब्रिटी, शी हम्म। वॉज अ रियल सेलिब्रिटी। वो घर में आकर के भी सेलिब्रेशन का माहौल अपने आप हो जाता था, नो इतनी डाउट। ज्यादा उनमें एनर्जी थी। और आने के बाद मतलब अपने सारी थकान, अपने कार्यक्रम की चिंता, वो सब एक तरफ, पर घर को मैनेज करना जो था वो उनके अपने चरित्र में था। जैसे उन्होंने अपने सारे प्रोफेशनल गीतों में, मतलब जो गीत उन्होंने रिकॉर्ड किए या मंच पर जब वो कार्यक्रम देती हैं, तो जो वो संभालती हैं वहां पे, वैसे ही घर के अंदर का मैनेजमेंट भी संभालना उनको बखूबी आता था। द लीडरशिप क्वालिटीज ऑल्सो शोज दैट पार्ट, द शाइनिंग पार्ट ऑफ हर। वाह। मतलब सब कुछ उनसे होके गुजरता था, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गाती थी। होम मतलब मेकर की हर तरह पे वो वहां। सब कुछ का ध्यान रखती थी वो, कहाँ क्या हो जी रहा है। जी वाह, जी, बिल्कुल। क्या बात है। और मैंने, आप लोग तो काफी साथ में परफॉर्म करते थे शारदा जी के साथ, तो रिहर्सल के वक्त का क्या माहौल होता था? डांट पड़ती थी कुछ गलती हो जाए, या फिर हंसी मजाक करते हुए रिहर्सल हो जाता था? डांट तो पड़ी ही है। पर रिहर्सल भी हमारे लिए तो पहले उत्सव हो जाता था कि इतने लोग जमा हुए। अच्छा, अभी दोनों बात होती, मैं थोड़ा ज्यादा बदमाश था, नटखट था, इसीलिए मैं वेट करता था कि अच्छा मम्मी बिजी होने वाली है तो मुझे समय मिलने वाला है इधर उधर कुछ करने का। और ये बहुत आज्ञाकारी बालिका थी। ये चुपचाप वहां बैठती थी, गाना सुनती थी, सीखती थी। और हाँ, बीच में कभी कुछ सर्व करना हुआ, कुछ हुआ, तो वो हमें सिखाने के लिए ये समझाती थी कि इन्वॉल्व हो जाओ इसमें, करो इस काम को, सबको थोड़ा सब चीज देखना चाहिए। वो गा रही थी, और फिर बच्चे ही थे, मान लीजिए मन ना लग रहा हो तो वो मान लीजिए वो राम भजन ही गा रही हैं, और हम्म। धुन जो भी चल रही है उसी एक्सटेम्पोर जिसको बोलते हैं, स्पॉन्टेनियसली उसी में वो अपनी बात हमसे कहने लगती थी सुर में ही। और तबले वाले जो थे वो उस रिदम को डबल कर देते थे, हम लोग डांस करते करते उसका सारा काम कर लेते थे। मतलब वो अपने रिहर्सल में भी बहुत पर्टिकुलर थी। अब मतलब हंसी मजाक ठीक है, लेकिन गाने की बारी आई या म्यूजिक की बारी आई तो वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज वहां भी नहीं करती थी। अगर उनको चाहिए वो, तो वो 5 बार, 10 बार, 15 बार हो क्यों ना हो, लेकिन वो करके ही और करा के ही छोड़ती थी। तो बहुत पर्टिकुलर थी मतलब रिहर्सल्स में, और हम लोग उसमें सीखते थे। अब लगता है कि वो हमारे लिए इतनी बड़ी लर्निंग रही। ये तो बहुत समय के बाद समझ आया कि उसमें बैठकी में बैठना और डांट खाना, और बार बार माँ का कहना कि आवाज लगाओ, आवाज लगाओ, अच्छा तुम कह के देखो, अंशु तुम कह के देखो। तो ये जो प्रोसेस था, ये हमारे, हम लोग वी वर ब्लेस्ड कि हम इससे गुजरे। घर में ये माहौल रहा, ये बच्चों को कैसे समझ नहीं आता, तो हमें ये एहसास था। लेकिन अब तो लगता है कि अरे, हम ऐसी जिंदगी से गुजरे जहाँ संगीत इस तरह से हमें मिल रहा है।
जी, और ऐसा। बात आपने रिहर्सल्स की है तो उसमें जो म्यूजिशियन होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने म्यूजिशियंस के साथ कैसे मतलब किस तरह से वो एग्जीक्यूट करते थे अपने रिहर्सल को। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि परफेक्शनिस्ट बिल्कुल थी वो अपने काम के लिए, तो उनको जो म्यूजिक पीस जहाँ बजा है उसको उसी जगह प्लेस करना, अगर सामने बजाने वाले में थोड़ी भी कमी है तो उसकी कमी को स्वीकार करते हुए उसके हिसाब का धुन उसको बता देना कि इसको ऐसे बजा लो तो काम हो जाएगा। क्या बात। ये जो चीज थी आज उनके म्यूजिशियंस भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं। हम्म। और हमेशा क्योंकि वो कहते हैं कि वो तो एक बार बैठ के बस हमें बताती थी और हमें समझ में आ जाता था कि क्या करना है। दैट वाज हर। माहिर थी, उन्हें पता था अपने म्यूजिशियन से कैसा संगीत निकलवाना है, और दोनों एक दूसरे की भाषा अच्छी तरह से समझते थे। इतना अच्छा तालमेल इसीलिए दिखता है, संगीत इतना अच्छा निखर कर आता था उनका। शारदा जी की जो संगीतकार उनके साथ काम करते थे, क्या उनकी एक अलग टीम थी जो उनके साथ हर जगह जाती थी और सिर्फ उसी टीम के साथ काम करती थी, या फिर कोई भी म्यूजिशियन के साथ रिकॉर्डिंग करती थी वो? नहीं, उनकी मुझे लगता है जैसे खास शहर दिल्ली मुंबई में तो बहुत ज्यादा कार्यक्रम हुए हैं। हम्म। तो पहले शुरुआती दिनों में बहुत लिमिटेड लोग थे, सिर्फ तबला हारमोनियम पर ही उन्होंने बहुत ज्यादा कार्यक्रम किए हैं। हम्म। और बाद के दिनों में आकर के ऑर्केस्ट्रेशन बढ़ा तो ग्रुप बहुत हैवी होने लग गया, फिर उसमें यात्राओं की थोड़ी सीमाएं आने लग गई हम्म। और बहुत तरह के लिमिटेशंस आने लगे, तो उन्होंने अपने ग्रुप को डिवाइड किया। ज्यादातर जैसे दिल्ली में एक पूरा कोई ग्रुप है, पटना में एक पूरा कोई ग्रुप है, बिहार के लिए एक ग्रुप अलग है, उत्तर प्रदेश के लिए एक ग्रुप अलग है, और मुंबई जैसे सेक्टर के लिए जो और दूर है उसके लिए अलग है। तो ऐसा भी रहता था। पर मूल रूप से बिहार के म्यूजिशियंस के साथ उन्होंने बहुत लंबे समय तक मंच का कार्यक्रम किया है। हम्म। और रिकॉर्डिंग्स तो कंपनी जैसा प्रोवाइड कराती थी म्यूजिशियन उसमें, उसके अलावा अगर उनका कोई चॉइस होता था कि भाई मुझे इसमें उनका वॉयलिन चाहिए या उनका फ्लूट चाहिए। इसी बात पर मैं ये कहूंगी कि वो जब श्रद्धांजलि रिकॉर्ड कर रही थी, हम्म। तो उस वक्त वो समय श्रद्धांजलि उनका, वंदना जी, एक एल्बम था 1983 में जो रिलीज हुआ था, और महाकवि विद्यापति को उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी, उन्हीं के गीतों की रचना करके उसको नए रूप से सामने ला करके। एलपी 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 रिकॉर्ड, एलपी विनाइल रिकॉर्ड की बात हुई। हाँ, तो तब उन्होंने बड़ी मेहनत से, माँ और पिताजी दोनों, मतलब उन्होंने जब ये किया होगा, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, इन माँ ने विशेष करके अपनी तरफ से अपने खर्च पर अपना म्यूजिशियन कुछ एडिशनल रखा, क्योंकि उनको वही चाहिए था। हम्म। और वो वक्त वैसा नहीं था कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, तो उन्होंने लेकिन ये कोशिश की, और वो कोशिश में बहुत सक्सेसफुल रही, बाद में लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मतलब वो इतनी पर्टिकुलर थी पहले भी। अपने संगीत को लेकर जो चाहिए, जिससे अच्छा संगीत होगा बस वही करना है। बहुत जी। खूब। तो शारदा जी के बारे में हमें थोड़ा बचपन के बारे में बता सकते हैं? जहां तक मैं जानती हूँ उनका जन्म सुपौल जिले में हुआ था, तो उन्होंने बचपन में शिक्षा कहाँ से प्राप्त की संगीत की? बचपन की उनकी जो शिक्षा है ना वो मतलब स्कूलिंग तो उनकी जैसे सबकी हुई वैसे स्कूलिंग भी हुई, पर संगीत की शिक्षा की आप जहाँ बात कर रही हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान और सबसे पहला योगदान कहा जाएगा यदि तो शारदा जी के पिताजी यानी मेरे नाना जी का था, सुखदेव ठाकुर जी। तो उन्होंने उनको अपनी डॉटर के गुणों का पता था। ही कुड foresee द टैलेंट इनसाइड हर एंड द कैपेसिटी ऑफ इट टू गो सो फार। तो इस वजह से उन्होंने शुरू से इस बात का ध्यान रखा, और जब भी छुट्टियां होती थी उनके स्कूलों की और वो गर्मी छुट्टी में घर आ गई या फिर कोई वेकेशन हुआ और कुछ दिन उनको गांव पे आके रहना है, तो उस समय वो संगीताचार्य जो गुरु होते थे उनको घर पे बुलवाते थे। और चूंकि नाना जी खुद एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे इसलिए बहुत रिनाउंड थे और बहुत मतलब आदर से बहुत ज्यादा उनकी विद्वता बहुत लोगों तक जानी जाती थी, इसीलिए लोग उनकी बात तुरंत मानते भी थे और आदरवश पहुंचते भी थे। तो पंडित रघु झा, पंडित रामचंद्र झा, ये सब पंचगछिया घराने के स्टॉलवर्ड्स हैं। हम्म। उनको उन्होंने राजी किया और बताया, तो सच में वो भी आए और बच्चे के गुण को देखा उन्होंने, और देख करके फिर
अपनी शिक्षा दीक्षा शुरू कर दी वहीं से। तो घर का तो वो माहौल रहा, और वो जैसे जैसे फिर घर में परिपक्व होती चली गई, तो वैसे ही स्कूल में भी जब एक्टिविटीज होती थी किसी तरह की, और को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, तो उनमें वो हमेशा आगे रहती थी। उनका जो द प्रोपेंसिटी व्हाट वी से शी हैड द प्रोपेंसिटी टू बी इन दैट रीजन ऑलवेज। पढ़ाई लिखाई से कहीं ज्यादा गाना बजाना, डांस, ड्रामा, ड्रामा भी। एक्टिंग, स्पोर्ट्स, शी वाज एन एनसीसी स्काउट गाइड में भी थी वो। सो देयर आर डायनेमिक, शी वाज अ डायनेमिक लेडी, मल्टी सीरियसली। टैलेंटेड है ना, तरह तरह के। हाँ, वो था उनमें हर तरह से। वो स्पोर्टी भी थी, मेहनती भी थी। रियाज एक तरह से जिमिंग ही होता है रियाज भी। जो व्यक्ति जैसे शरीर का वो रियाज करता है, गले का रियाज करता है। वो कहती थी कि उनके जो गुरु थे, जब वो अपने गांव से, पहले तो इस तरह से ट्रेन डायरेक्ट नहीं होती थी, तो सीधा पटना आ जाए ऐसी नहीं होती थी, बीच में रुक के बदल के तब आना पड़ता था, तो लंबी जर्नी तय करनी पड़ती थी। वो पढ़ती थी बांकीपुर में, पटना में। तो उनके गुरु जी जाते थे साथ में, क्यों रियाज उस समय का न छूटे। तो नाना जी गुरु जी भी होते थे। गुरु जी जो है वो उनको, वो ट्रेन उस समय में जो अपना स्लीपर क्लास होता है उसमें जाती होंगी, तो वो उसको उनको कहते थे कि बउआ सुर लगा पा। हाँ हाँ छोटी। हाँ। तो माँ को लगता होगा कि ट्रेन में सबके बीच में सुर लगाने बोल रहे हैं, तो की होते है सुर लगावा। वो माँ अभी हाँ, होती बैठी तो वो वो एक्टिंग करके अभी करके खुद बता दिखा देती अपने बीच आती में। है, मैंने देखा है। ऐसे करके। हाँ, करके। तो वो ना इंसिस्ट करते, फिर ये मान जाती, और ये उस चलती ट्रेन में लोगों के बीच में सुर लगाते, और सुर लगा के, और फिर वो स्वर साधन नहीं कर। नहीं, एक बात हाँ भूल गई तुम। वो हाँ फिर उन्होंने क्या है कि तुरंत बहाना मारा मम्मी ने कि गुरुजी तानपुरा तो नहीं छे, कोना हाँ। कहते कहीं आ हीरो तो तानपुरा नहीं छो तो की भ गेलो, ट्रेन के आवाज छो ने, ओ। मैंने ट्रेन की आवाज में सुर है। द रबलिंग ऑफ व्हील्स ऑफ द ट्रेन ट्रेन, जब वो ट्रेन इतना की लगातार होता है तो वो आवाज। एक सुर बन जाता है। हम्म। तड़क 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 बोला, ताल सुर सबटा अहिठाम छे, कर कर। तो वो उनको लीड देते, और ये स्वर साधन कुछ देर करती, मतलब उसमें भी उनको छोड़ते भी नहीं, और खेल खेल में करा 4 बजे सुबह उठा के ट्रेन। उठा के ट्रेन। तो ये सब यूनिक ही रहा होगा। बिल्कुल यूनिक और रहा होगा। कितनी मेहनत करते हैं, मतलब हमें तो अभी पता चलता है कि वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत गई होगी, उनके परिवार की, उनके पिता की, उनके गुरु की, और उनकी खुद की। जी। Thank you for watching our channel. If you are enjoying the show, don't forget to like and subscribe. Your support keeps the good vibes going. मैंने ऐसा इंटरव्यू में कभी, पुराने किसी इंटरव्यू में सुना था ऐसा कि शायद शारदा जी की सासू माँ यानी आपकी दादी जी को ज्यादा मन नहीं था उन्हें संगीत में आगे भेजने का, तो लेकिन आपके पिताजी का बहुत सपोर्ट मिला उन्हें। तो क्या ये सच है? इसके बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आप मतलब बहुत तो नहीं, थोड़ा सा अलग वेरिएंट है आपकी बात का। मतलब माँ के पिताजी नहीं, माँ के ससुर जी जो है ना, अच्छा। वो उनका सबसे पहले तो उनका सपोर्ट कहा जाएगा, क्योंकि उनको अगर पसंद नहीं था तो वो पुराने ख्यालातों की थी, निश्चित रूप से ऐसा ही होता था पुराना समय। और सामंतवाद का समय था वो, इसलिए पर्दादारी का चलन था उस समय। तो बहुओं का घर से निकल करके बाहर गाना उतना अच्छा नहीं माना जाता था, तो नेचुरली दादी हमेशा उस चीज को मना करती थी कि अच्छा नहीं है। पर वहीं दादाजी जो थे, अगर उनकी ऐसी इच्छा थी कि नहीं, अगर मेरी बहू गा सकती है, ठाकुरबाड़ी में जाकर एक बार गा देगी एक भजन, तो पहले तो हम कहेंगे कि शुरुआत वहीं से हो गई। और पिताजी का तो खैर था ही था, उनका पापा का मतलब जो सपोर्ट रहा मम्मी के जीवन में, हर पग पग पल पल रहा। बिल्कुल उनका रहा वो। और पग पग दादी तो लेती बाद गई में। उनकी जी। भलैया भी मम्मी लेती गई गानों दादी का तो साथ ही। क्या है? इनिशियली उनको लगा होगा बहुत नेचुरली कि बहू है और गाएगी, तो उनका बहुत नेचुरल रिएक्शन होगा, ये अब लगता है कि उस वक्त उनको कैसा लगा होगा। लेकिन वही दादी, जब माँ के गीत स्पीकर पर बजने लगे, तो लोग जब उनको कहने लगे कि आपकी बहू का गाना सुन रहे हैं, देखिए बज रहा है, तो फिर उनको बहुत पसंद, बहुत उनको वो महसूस हुआ, वो सम्मान भी। तो उन्होंने उसको पसंद किया, और उनके गाए गीतों उनसे माँ ने कई गीत सीखे, शादी विवाह के, छठ के।
दादी के गानों को वो गाई और वो परदादी सच के। में ऐसा हुआ जैसे मतलब बाप से आगे जब बेटा निकलने लगता है और पिता को लोग उसके बच्चे के नाम से जानने लगते हैं, कुछ ऐसा वहां हुआ। जब उनकी सास को लोग बोलने लगे कि वो छो ना हुलास वाली ओकरे सास छथिनी। उनकी पहचान अपने तरह से लोग पहचानने लगे कि उनकी सास है। तो वो रिकॉग्निशन जो है वो चेंज ऑफ हार्ट उधर से भी हुआ। और फिर वो चेंज इनटू मतलब उल्टी गंगा बहने लग गई। फिर तो पता चला कि उन्होंने ही इतने सारे विवाह के गीत उनको बताए, और एकदम सिंपलटन तरीके में, जो आप मेहंदी सुनती हैं इसमें। हाँ, जो हरिहर बांस दीदी बताना ना एक बार वो। हरियर बास कटैया जी बाबा, माड़व चढ़िया बनाए हैं। अहिता सुंदर बर बैसता माड़व चढ़ी, शोभल माड़व मोर है। ये दादी से माँ सीखी होंगी, उन्होंने गाया होगा और माँ ने इसको परिष्कृत किया होगा। बिल्कुल। और दादी ने तो, माँ ने तो परिष्कृत किया होगा, दादी ने गांव वाले तरीके से, जैसे ऐसे हरियर बांस और elongate करके गाते हैं। कटैया जी बाबा, वो ऐसे गाए होंगे। ऐसे ही गाते हैं सब गांव में, मैंने भी देखा है अपने चाची वगैरह को, सबको गांव में गाते हैं, ऐसे ही गाते हैं सब। हाँ तो बिल्कुल। उनसे सुनना, उनसे सीखना, उनसे समझना, मतलब ये बहुत नेचुरली माँ करती थी, क्योंकि उनको वो ना लोग से जैसे प्यार हो, जहां भी गए तो उनके बातों को सुनना, सीखना, पूछना, वो कौतूहल, तो वो भी उनके अंदर के पर्सनालिटी को दिखाता है। सिर्फ दादी ही नहीं, कहीं भी वो किसी से भी मिले, जो सब्जी भी वाली आती थी, आया करती थी घर पे जब हम लोग बहुत छोटे छोटे होते थे, तो उससे भी बातचीत के क्रम में उनकी भाषा में बात करना, तो भाषा को सीखना, हम्म। अलग अलग छोटे छोटे डायलेक्ट को समझना या सीखना। अब तो हम सोच रहे हैं कि इसको समझी होगी, लेकिन वो नेचुरली कर रही होंगी। पर हम बड़ा ऐसा सोचते अजीब हैं कि लगता कोई है कि कैसे मतलब बिहार में रह करके, ऑब्वियसली हम भी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली सभी भाषा समझते हैं, सब थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं, पर उनकी भाषा में पकड़ बहुत मजबूत थी हर भाषा में। ऊपर से शादी विवाह के छोटी छोटी रस्मों के लिए उन्होंने गाना बनाया है। वो चुमान की रस्म होती है से लेकर के बांस कटाई या कोई भी रस्म, पर इतना ज्यादा उनको कल्चर से जुड़ाव कैसे आया? मतलब बचपन से घर पे भी देखा उन्होंने क्या अपने की हर रस्म में कोई गीत गा रहे हैं लोग तो उससे सीख रही हैं, या कहाँ से सीखा? थोड़ा बहुत तो आपने जैसे बताया कि अपनी सासू माँ से सीखा, उसके अलावा कैसे आया उनका इतना ज्यादा रुझान? सासू माँ से तो उन्होंने बाद में बहुत बाद में बाद में सीखा सीखा। होगा, पहले वो तो अपनी माँ से क्योंकि शायद सीखा होगा। माँ से ज्यादा अपने घर आंगन में, नानी मतलब तो गाती भाई थी। भौजाई। हाँ, लेकिन भाभी जो थी, मतलब हमारी जो मामी थी, हाँ हाँ। तो आपने माँ का इंटरव्यू देखा होगा कि उन्होंने जो गीत पहला गाया है, द्वार के छिकाई नेग पहले ये चुकई कहने हो, वो पर। अपनी भाभी भाभी से ही सीखी, क्योंकि घर हाँ। में शादी थी और उनको वो गाना था। तो हम्म। वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, वो ऑडिशन। ऑडिशन में, हाँ हाँ हाँ। सॉरी, ऑडिशन में। तो मतलब उनका लगाव उस वक्त जरूर था, इस ओर रुझान रहा होगा। और नाना जी जो हमारे थे, वो मतलब जॉइंट डायरेक्टर पहले थे बिहार के, तो वो बाहरी दुनिया घूमे, बहुत शहरों में रह चुके थे। उसके बाद वापस रिटायरमेंट में वो गांव में जाके रहे। तो उनके पिता का भी जो है, यही उनकी दृष्टिकोण यही था कि गांव से रूटेड रहना चाहिए। तो वो माँ में आया होगा, और एक एक चीज को मतलब बच्चों तक कन्वे करना, नाना जी ऐसा करते थे, माँ को वो देख देख के पसंद आया होगा। हम्म। ये थोड़ा नॉटी थी ना, ये बहुत शांत बच्ची नहीं थी। नहीं, और मतलब कैरेक्टर वाइज अगर देखा जाए ना, शी हैड दिस ग्रेट क्वालिटी ऑफ मिमिकिंग यस। इनसाइड। हाँ। मिमिक्री करना उनको बहुत ज्यादा पसंद भी था, और वो हमने अंत तक, मतलब आईसीयू के बेड तक नहीं छोड़ा है उन्होंने मिमिक्री करना। वहां पे एम्स में बैठी नर्स हो जो सिस्टर या आईएलपीएस में आने वाले नर्स हो, थोड़ी बहुत लेटे लेटे भी सब कुछ लगा हुआ है, पर वो उतनी से वे उनकी नकल करके दिखा देती है, और हमारी टेंशन को हरने का काम करते रहती थी कि सही, बेचारे बच्चे परेशान। तो उनका रुझान बचपन से जरूर था। तो नहीं, मैं ये हाँ। बता रहा था कि वो जो एक्टिंग का उनका गुण है, इसकी वजह से जो उनके अंदर ही था,
तो उनके घर आंगन में जो भी लोग जिस तरह से गाते हैं, जो गाते हैं, वो एक्टिंग वाले गुण की वजह से उनको उस माहौल सहित उनके दिमाग में था। और वो जो अनुकरण वाली जो चीज है ना, वो गाने में भी उनके ड्रामेटिसिज्म है। आप अगर गौर से देखेंगी, द वे शी इमोट्स द वर्ड इन ऑफ आवर फोक सॉन्ग इज अमेजिंगली ऑसम। तो अगर ऐसा नहीं था तो आप सोचिए कि कैसे एक कलाकार भक्ति भी श्रृंगार भी वो कैसे दोनों ये सतरंगी जो करुणा भी, करुणा ओज भी भी। ओज भी गाने में, तो ये रंग जो है डिफरेंट कैसे आया हो, ये हम सब लोग, मेरे लिए प्रश्न है कि आखिर हम नकल कर लेते हैं लेकिन वो रंग कैसे आता था। तो वो रंग कहीं ना कहीं उनके जीवन का रंग था जो उन्होंने देखा था, महसूस किया था और उनको अपने गायकी में उसको साधा होगा जरूर। तो शायद हम लोगों तक इमोट हो जा रहा है कि हर आदमी को ऐसा लगता है कि उनको शादी का मतलब ये गाना, छठ का मतलब ये गाना, तो ऐसा है होगा। नहीं नहीं, उनके तो सभी गानों में उनका वो दिखाई देता था, वो चंचलता के साथ गाना या फिर भाइयों के लिए गाना या हंसी ठिठोली वाले गाने जो होते हैं, रिश्ते नातों में मजाक वाले गाने, वो भी लगता था कि सच में जी रही हैं वो उन गानों को गाते वक्त। तो हम नकल हाँ, ये कहते बात हैं फीलिंग ना। हाँ सबसे ज्यादा उनके गीत गानों में है कि वो जीवंतता, सच में हाँ, उसको जी रही होती थी। जीवंतता है थ्रू आउट। वो अगर विरह भी गा रही हैं तो उस विरह को कितना अच्छा निभा रही हैं। तो कहीं उसमें फेकनेस नहीं नजर आता। अगर हम बच्चे हैं और हमें ऐसा लगता है तो हो सकता है कि हम ज्यादा करीब हैं, लेकिन ये सबको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो विशेष था। बिल्कुल, बहुत कुछ विषय था। हाँ, जी। तो क्या ही कहने। छठ पूजा के बारे में बात करना चाहूंगी। खैर क्या बोले हम सब, छठ महापर्व तो शारदा जी के गानों के बिना अधूरा लगता है। मुझे लगता है मैंने बचपन से अपनी माँ को भी छठ करते हुए देखा है, और शारदा जी के गाने साइड में बज रहे होते हैं। उसके बिना तो चाहे पटना के घाट हो या फिर पूरे भारतवर्ष में कहीं भी छठ पूजा हो रही है, या इवन यूएसए में भी उनके गाने सुनाई देते हैं चारों ओर। उसके बिना लगता नहीं कि छठ पूजा मतलब पूरा हो सकता है ये महापर्व। तो उनका छठ महापर्व से इतना लगाव क्यों था? वैसे तो मैं समझती हूँ कि हम बिहार में लोग ऐसे ही बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हैं छठ पर्व को लेकर, हर घर में होता है। पर फिर भी उनका इतना जुड़ाव कि इतने अच्छे गाने वो शुरू से बना रही हैं छठ महापर्व को लेकर। तो कैसे आया वो, उनके उन्होंने अपने घर में होते हुए देखा ये पर्व, या फिर खुद शुरू किया बाद में करना? वो एक दर्शक की तरह आपको इंक्विजिटिवनेस है छठ के बारे में कि कैसे उन्होंने कैसे शुरू किया होगा या उनका क्या खास कोई। पर मैं कहूँगा कि उन्होंने एक प्लान्ड वे में कभी ऐसा नहीं किया था कि छठ खास करके ही मुझे करना है। हम्म। हर विधा पर ही उनकी नजर मतलब थी। हर हर विधा को उन्होंने वो प्यार करती थी। भजन हो या लोकगीत हो या विवाह गीत हो या फिर गजल हो, सुगम संगीत हो, हिंदी हो, इनफैक्ट बंगला गाना तक उनको बहुत ज्यादा पसंद था। तो गीतों में तो उनका हर क्षेत्र में ये था। पर कुछ चीजें होती हैं भगवान की दी हुई, और किसी किसी चीज के लिए कुछ चीज बनती है। जैसे कि ऐसा लगता है जैसे माँ अगर छठी मैया के लिए बनी थी तो छठी मैया भी कहीं ना कहीं उनको बहुत विशेष अलग से प्यार करती थी। ये रिश्ता तो उभर के तब सामने आया जब हमने इतना बड़ा देवीय लीला देखा है जो अभी हाल में, तो और ज्यादा लगा है कि ऐसा होता है। पर छठ उनके दिल के सच में काफी करीब था। और वो बताती थी अपनी नानी के बारे में। उनकी नानी पटना में छठ करती थी, और उन दिनों जो घर था माँ का, मतलब माँ की माँ का, तो वो लोग रेंटेड हाउस यूज करते थे उस समय। उस समय वो नहीं थी, या नाना जी का शायद ट्रांसफर कुछ चल रहा होगा, तो कोठी नहीं होगी उस समय, तो रेंटेड हाउस में थे। और वो वहाँ की स्मृति हम लोगों को बताती है कि वहाँ, क्योंकि पटना का छठ बहुत नामी हुआ करता था। जी बिल्कुल। तो इसलिए माँ की बिल्कुल, नानी आती थी पटना छठ पटना करने के लिए। खास करके। तो वो उनकी स्मृति में था कि वो छठ करने जब आती हैं तो जो वो खुशी, जो वो सेलिब्रेशन, वो जो उन्होंने तब देखा था, वो अपने जरूर उस समय जो उनकी नानी करती होंगी, लोग आते होंगे गाते होंगे, तो उस स्मृति की वजह से उनके लिए, माँ के लिए विशेष पहले था। और बाद में कहें तो जब शादी हो गई उनकी तो हमारी दादी छठ करती थी।
तो ससुराल में उन्होंने देखा कि कितने जतन से, कितने कष्ट से, कितना कुछ करके कैसे छठ करते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष उन्होंने देखा, अपने वहां भी देखा, यहाँ भी, और महात्म को भी और समझा। तो उसके प्रति जो श्रद्धा है वो उनको जितनी होगी वो और ज्यादा गहराई होगी इन सारी चीजों के साथ। और उन्होंने इस पर विचार किया होगा। आप सोचिए, जब उनका पहला रिकॉर्ड एचएमवी में आया होगा छठ के लिए, तो कंपनी को कन्विंस उन्होंने कैसे कितना किया होगा, क्योंकि ये कोई लोकगीत नहीं था, ये कोई हाँ, पॉपुलर कंपनी में एल्बम नहीं तो सीधा बोल देते थे कि नो 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 नो, दिस वोंट वर्क, था। ये तो हमने सुना भी नहीं है, ये चीज क्या है ये। वो है, और मैथिली के लिए भी कहते और थे। उसके लिए फाइट करना पड़ता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है, ये सूर्य का पर्व है, ये पूरे पृथ्वी पे कहीं नहीं होता है जैसे यहाँ होता है। इस तरह की बातों को बोल बोल करके वो आ, समझाते थे, क्योंकि वो तो अलग कल्चर के, उनको क्या पता। हाँ, लेकिन उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाना भी एक काम होता है। नो, सी द वे, कमर्शियल ही नहीं बल्कि मतलब कैसे रेस्पॉन्सिबली कमर्शियल थी वो। हम्म। रिस्पॉन्सिबली कमर्शियल होना बहुत मुश्किल बात है। तो वो जुड़ाव था ही छठ से, और उसी की स्मृति में माँ वो गाना जो है दीदी। वो पटना के अपने घाट घाट। पर हाँ, तो उस भावना को उन्होंने वहां पर प्राण फूंक दिया उन्होंने उसमें। वो गीत, हाँ वो गीत, वो इसीलिए रचना उसकी की ही, क्योंकि वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी, पटना का छठ, पटना का छठ। बिल्कुल। और इनफैक्ट जिस दिन उनकी चिता को आग दी गई थी, उस दिन भी ये गाना बार बार बज रहा था कि हम ना जाइब दूसर घाट, घाट देखो है छठी। सही। बहुत ही इमोशनल कनेक्शन है। वैसे पटना के घाट की बात तो बहुत ही निराली है। मैंने भी बचपन में पटना में मेरी माँ छठ करती थी घाट पर। तो घाट में जो माहौल होता है, वो जो देखता है बस वही बता सकता है कि कैसा माहौल होता है पटना में छठ पूजा का। वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जी, बहुत वाइब्रेंट, बिल्कुल, बहुत मतलब। बहुत। ओके। तो शारदा जी के इतने सारे गाए हुए गीतों में से कोई कोई ऐसा गीत है जिसके पीछे कोई ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है, या उस गाने के बनने की कोई ऐसी कहानी है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें, हमारे साथ शेयर कर सकें? आई एम श्योर बहुत हाँ, होंगे ऐसे किस्से, लेकिन कुछ ऐसा जो याद आ रहा हो तो। बहुत सारी हाँ, है। बट उनमें से जो पॉपुलर है और आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अच्छा लगेगा वो जो मैंने प्यार किया की बात है, वो बताओ जरा कि कैसे, तुम्हें याद है? हाँ, मैंने प्यार किया हम्म। तक पहुंचना जो है वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। उस हाँ। फिल्म का प्रोजेक्ट मिलना और उसमें गाना, वो समझिए कैसे भाग्य की कैसे वो रेखा चलती है। हम्म। वो भोजपुरी फिल्म माई की रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई गई हुई थी उस समय। बॉम्बे लैब में रिकॉर्डिंग चल रही थी, और वहां पर उनके पुराने एक जानकार व्यक्ति मिले, जो कि नाना जी के स्टूडेंट रहे हुए थे, लेकिन मुंबई में इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर और ऊंचे पद पर थे। उन्होंने ऑफिस में, बॉम्बे लैब में से पता चला कि शारदा सिन्हा आई हुई है बॉम्बे लैब, तो उन्होंने उनको ऑफिस बुलवाया कि भाई बोलो कि मतलब बेटी जैसा मानते थे उनको, बहुत उम्रदराज थे वो भी। तो बुला करके उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्या, और तुम यहाँ कब तक हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कल का टिकट करवा चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप टिकट छोड़ दो, क्योंकि उनका जो इनकम टैक्स वाले ऑफिसर जो थे, सम आई डोंट रिमेम्बर द नेम पूरी तरह से, हम्म। कोई झा थे। हम्म। तो उनका तो वो लगाव था ही, और मिथिलांचल में तो मम्मी की आवाज बहुत गूंजती ही थी उन दिनों। तो उन्होंने राज कपूर जी के यहाँ माँ की मीटिंग फिक्स करने की बात की। उन्होंने कहा कि परसों ही उनके यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें मैं चाहता हूँ कि तुमको मिलवा दिया जाए और वहां राम तेरी गंगा मैली के लिए साइन करवाया जाए। तो पर वही है कि माँ को बच्चों की याद आ रही थी, और टिकट बहुत मुश्किल से मिला था। तब टिकट बहुत बात ये है मुश्किल। कि अगर वो टिकट कैंसिल हो जाता तो वो फिर घर नहीं आ पाती, और टिकट मिलता कि नहीं मिलता, जो बात कर रहे हैं वो टिकट देंगे कि नहीं क्या पता। वापसी फिर रास्ते में मुश्किल हो जाएगी, तो तो उन्होंने राज कपूर और इधर के बीच में सीधा वापस का रास्ता चुना कि नहीं नहीं, मेरा टिकट हो चुका है, मुझे वापस बच्चों के पटना पास से जाना है। आए। वो इधर चली आई। हम्म। पर इस सिलसिले में कहीं ना कहीं मुंबई में एक वाइब्रेशन हुआ, और वैसे ही वो जो ऑफिसर थे उनका बड़जात्या फैमिली से भी कनेक्शन था। तो वो
उन्होंने जो ताराचंद बड़जात्या जी थे और राज बड़जात्या जी, राजकुमार। हाँ, उन लोगों की इच्छा हुई और उनको पता चला कि उनका कनेक्शन कैसे इनके साथ है, तो उन्होंने उनको बोल के पहले तो माँ का एड्रेस लिया और उनको एक चिट्ठी लिखी कि आपके द्वारा गाया गया श्रद्धांजलि एल्बम मेरे पास सुनते सुनते घिस गया है। अगर आपके पास इसकी और कोई प्रति है, क्योंकि मुझे मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो आप कृपया मुझे भेजें। और साथ ही में उन्होंने मुंबई इनवाइट भी कर लिया कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए आपके साथ काम भी करना चाहते हैं। मम्मी को तो शुरू में समझ में ही नहीं आया, जैसा कहती थी कि बोली कि राजश्री प्रोडक्शन अचानक से मुझे बुला रहा है, क्यों, कैसे। पर जब उनका जाना हुआ तो ऐसे संभ्रांत परिवार भी है राजश्री प्रोडक्शन वाले, पूरा का पूरा परिवार एक साथ बैठ करके माँ के साथ लिसनिंग सेशन किया उनके गानों का। और उस लिसनिंग सेशन में उन्होंने उनके उनके द्वारा कंपोज किया हुआ वो गीत, वो उनका वो कुछ वो ना बोलब चाहे, वो मैं एक लाइन सुना देती हूँ कि वो गाना जो है, जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे हैं राम लक्ष्मण जो थे, उनको उनको और बजातिया जी को, उन लोगों को भी वो गाना इस फिल्म के लिए बहुत पसंद आया, जो माँ ने जिसकी धुन बनाई थी। वो गाना था, कुछ वो ना बोलब चाहे, कुछ वो ना बोलब चाहे, कोनो सजादा, तनिका कसूर ई है, तनिका बतादा, तनिका कसूर ई है, तनिका बतादा। ये भोजपुरी उनकी कंपोजिशन थी। तो ये सुन के उन लोगों ने कहा कि ये आपकी कॉम्पोजिशन हमें इतनी अच्छी लगती है, और सब मतलब सुन के सबकी आंखें भरी हुई कि कितना इसमें ट्रैजिक, कितना वो टोन है। उन्होंने कहा कि हम इसी कॉम्पोजिशन के आसपास इससे इंस्पायर होकर के कुछ करना चाहते हैं। तब राम लक्ष्मण जी के साथ फिर से सिटिंग हुई और असद भोपाली जी की रचना लिखी गई, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, और वो भी इसी तर्ज पे। इसी तर्ज पे, कैसे? कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया मैं। क्या बात है। मैं कहना चाहूंगी वंदना जी कि वैसे तो हर बेटी में अपनी माँ की परछाई दिखती है, पर आप देखने में भी बिल्कुल उनकी परछाई जैसी लगती हैं। वही छवि है बिल्कुल, और आवाज में भी वही कशिश है, वही झलक है बिल्कुल अपनी माँ के जैसी। बहुत अच्छा लगा सुन करके। और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस गाने की, उसके तो क्या ही कहने। उसके बाद तो उन्होंने फिर से राशि प्रोडक्शन के साथ हम आपके हैं कौन में भी गाना गाया। वो भी एक अलग ही विदाई का गाना है जो बहुत ही अच्छा हाँ लगता बिल्कुल। है ना। और उसके बाद फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी गाया। तो हर फॉर्म में, हर जॉनरा में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से उन्होंने गाना गाया। क्योंकि अभी आपने इतनी अच्छी अपनी आवाज सुनाई, उसके रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगी कि स्वर शारदा फाउंडेशन के बारे में। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग स्वर शारदा फाउंडेशन के थ्रू उनकी जो कला है, उनका जो संगीत है शारदा जी का, उसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं। तो उसके बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं कि ये कब फॉर्म हुआ स्वर शारदा फाउंडेशन, और क्या है इसका पर्पस क्या है। हाँ बिल्कुल वंदना जी, स्वर शारदा, शारदा सिन्हा आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन, जी। ये पूरा नाम सोचा गया था। असल में मेरे पिताजी की बहुत दिली इच्छा थी जी। कि माँ के नाम पर और इस तरह का मतलब माँ के किए हुए कृतियों को देखते हुए स्वर शारदा एक संगीत का ऐसा विद्यालय, एक संगीत की ऐसी संस्था यहाँ पर खुले जो नई पीढ़ी को प्रेरणा दे और संस्कृति के लिए काम करती रहे। जी। तो उसी सोच को हमने लेकर के हम आगे चले थे। इनफैक्ट इसका जो सीड था इस थॉट का, वो कहीं 2013-14 में ही पड़ चुका था। पर फिर पिताजी को थोड़ा हार्ट इश्यूज आए, तबीयत वबीयत उनकी खराब हुई, तो थोड़ा सा मामला उस समय रुका। और फिर आगे जाकर के हमने सोचा कि अच्छा, जब वो काम तो अपनी सोच पर है ही और वो धीरे धीरे करके आगे होगा ही,
तब तक 2016 में करीब 10 वर्ष के गैप के बाद हमने ये सिंगल्स निकालने का सोचा। एक बहुत बड़े पत्रकार से हमारी बातचीत हुई जिसमें उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की हमसे कि अब तो समय सिंगल्स का आया है, और हम उससे इंस्पायर हुए और हमने सोचा कि ठीक है, कंपनीज की तरफ न जाकर के हम यूट्यूब के इस्तेमाल से इसको आगे कर सकते हैं। तो मैंने उस समय स्वर शारदा के प्रारूप को यूट्यूब में डाल करके मैंने आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, और छठ के ही गाने से शुरुआत भी की थी मैंने। सुपवो न मिले माई एक गाना, और दूसरा पहले पहल हम कहनी छठी मैया व्रत त्योहार। ये दोनों गीत जो है वो स्वर शारदा के प्लेटफॉर्म से रिलीज हुई 2016 में। तब से लेकर जो स्वर शारदा का अपना विजन प्रोसेस जो भी है अंदर में, वो अपने तरह से मैच्योर हो रहा है। पर साथ साथ में सबसे ज्यादा ये हुआ कि हमने माँ के गाए हुए जो भी गीत, आपने अंत तक के गीत जो भी सुने हैं, वो सब सब स्वर शारदा से ही रिलीज किए गए। और जिसको मैं प्रोड्यूस करता रहा अपनी तरफ से, जितना उसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, ऑर्केस्ट्रेशन है, म्यूजिक बनवाना, उसका सारा का सारा पैकेजिंग, मैं उसको डिजिटली अवेयर रह करके मैंने वहां से करना शुरू कर दिया। तो अभी भी स्वर शारदा का वही विजन है, नई पीढ़ी के लिए काम करना, नए टैलेंट्स को होन करना। जो माँ ने हमें शिक्षा दी है गायन शैली की, डिसिप्लिन की, उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए, उन चीज़ों का मान रखते हुए, और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम इस संस्था को आगे बढ़ाने और पिताजी के ख्वाहिश के चलते इसको ग्रो कराने में लगे हुए हैं, और यही आशा करते हैं कि लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे पर्पस से शुरू किया है आपने, एंड हमारी सभी शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों की भी शुभकामनाएं, आई एम श्योर सभी आपके साथ हैं। आप लोग इसको नए मुकाम पर लेके जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और आप दोनों के संगीत के एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप दोनों भाई बहन ने पीएचडी किया है शायद म्यूजिक में, जहाँ तक मुझे पता है। और वंदना जी, आप ऑल इंडिया रेडियो में ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं, जो रेगुलरली रेडियो में सुनाई देती हैं हमें गाते हुए। तो आप अपने कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बता सकती हैं, कुछ ऐसा एक्साइटिंग जो आप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ दर्शक? जी, मैंने आवाज दी है अभी, लेकिन अभी वो मतलब बनने में बन ही रहा है। तो इस पर मैं यही कहूंगी कि वो सरप्राइज अभी बाकी है। हाँ। बहरहाल दीदी ने इसमें मैथिली में की फिल्म में भाषा मैंने में, और एक विद्यापति जी का एक बहुत बढ़िया उनकी रचना उन्होंने गाई है, और वो बॉलीवुड में ही आता है। दो लाइन तुम जरूर सुनाई दो दीदी। हाँ, अगर वो आपका है, सरप्राइज खराब ना हो तो। नहीं ये गाना ये ये तो ऑलरेडी है, रिकॉर्ड हो चुका ये था। हो चुका है। हाँ। जो आने वाला है वो देखते हैं कि कैसा बन के आता है, हमारे लिए भी सरप्राइज है, लेकिन है वो आने वाला है। तो ये मैं मैथिली सुनाती हूँ आपको। मोरा रे आंगनवा चंदन के रगचिया, मोरा रे आंगनवा चंदन के रगचिया, ता चढ़ी कुर रे काग रे, सोने चोच मढ़ाए देबो बायस, जो पिया आओत आज रे, मोरा रे अंगनवा चंदन के रगचिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही मीठी आवाज है आपकी। बिल्कुल वही अपनापन झलकता है शारदा जी की आवाज जैसा। बहुत अच्छा लगा सुनकर। मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे कुछ एक्साइटिंग सरप्राइजिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो हम इंतजार करेंगे उसका। और आपने कुछ आगे ऐसा भी सोचा है कि शारदा सिन्हा जी के गाए हुए गानों को कुछ फिर से कुछ गाना बनाना चाहेंगी उनको फिर से? जी अब जरूर, मेरी बहुत इच्छा है, वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि शारदा जी, शारदा सिन्हा जी जो मेरी माँ है, और शारदा सिन्हा जी को गाना, दोनों बहुत बहुत टफ है। शारदा सिन्हा जी को गाना बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन अगर मैं कोशिश में हूँ कि उसको निभा पाऊँ और बहुत अच्छा कर पाऊँ। लेकिन दैट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं करूँगी
और कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छा गा पाऊँ। आप सभी की शुभकामनाएं तब चाहिए होंगी और मैं लगी हूँ, जरूर गाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जरूर होगा। और आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता जो ये कर सकता है। और अंशुमन जी, जहाँ तक मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के मास्टर हैं, तबला हो या कीबोर्ड। और आपने म्यूजिक मिक्सिंग और प्रोडक्शन का भी आपको काफी एक्सपीरियंस है। तो जाहिर सी बात है कि घर पे संगीत का वातावरण होगा, इसलिए आपको इंटरेस्ट आया होगा। बट फिर भी गाने के अलावा म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग में कैसे आपका इंटरेस्ट आया? तो सच में वो ऐसा है कि मैं जब मुंबई चला गया था कुछ दिनों के लिए, एनिमेशन करने में मुंबई गया था, विजुअल इफेक्ट्स। हम्म। पर सॉफ्टवेयर हाथ में आया तो सही, पर मैं विजुअल आर्टिस्ट अंदर से कम था और म्यूजिकल आर्टिस्ट अंदर से ज्यादा था। वो सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, म्यूजिक सॉफ्टवेयर। तो मैं गया अकेडमी गया तो था एनिमेशन करने, पर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल थे सारे वो फ्रूटी लूप्स, न्यूएंडो, लॉजिक। तो इसलिए ऐसा हो गया कि मेरा ध्यान उस उधर ही रहने लगा। पर मैंने फिर भी काफी उसको दोनों को बैलेंस करके मैं थोड़ा थोड़ा काम किया। फिर बाद में जोधपुर जाकर के शास्त्रीय संगीत में मास्टर्स की डिग्री लेते हुए भी उस आर्ट को हमेशा मैं अपना रिफ्रेश रखा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी दिन माँ को खुद से रिकॉर्ड करके खुद से सब कुछ खुद से ही बजा के भी और मिक्स करके भी मैं निकाल सकूं एक ऐसा गीत। वो सपना रह गया मेरा। हमेशा स्टूडियो के सहारे ही हमने काम किया है अभी तक। पर 2016 में जब 10 वर्ष के बाद माँ की आवाज को लाना था पब्लिक के सामने, उस समय मेरे मन में एक बहुत डीप डिजायर था कि एक नए तरीके से आए, कंटेम्प्ररी साउंड के साथ उनका गाना सामने आए। और जो सांस्कृतिक जो अपनी मूलता होती, जो मूल्य होते हैं अपने संस्कृति के, लिरिक्स भी वैसा हो। हम्म। तो माँ की इच्छा थी ही, इसलिए वो वैसे लिरिक्स लिखवाती भी थी कि जिसमें कॉलिंग हो बैक टू द रूट्स का। हम्म। तो वैसा ही लिरिक्स वो लिखवाई थी और उसको बहुत अच्छे से मैंने अपने एक मित्र से ही मैंने काम किया, क्योंकि वही मुंबई के दौर में मेरी उससे दोस्ती हुई थी। मैंने कहा कि भाई मुझे एक ऐसा म्यूजिक चाहिए इसमें। आदित्य देव बहुत फेमस हैं वो अपने म्यूजिक डायरेक्शन के लिए। और तो उससे मैंने बात की, वो भी रेडिली एकदम कि अरे आंटी की बात है तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं। बहुत आगे बढ़ के उसने बहुत ही शानदार म्यूजिक बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाला गाना हुआ ये भी। रातों रात इतना हिट और वायरल हुआ था वो। सो दैट वाज ऑल ब्लेसिंग ऑफ माँ, आई वुड से। पर इस तरह का नया म्यूजिक, मतलब जो उसके पहले था कंपनीज में जो भी चल रहा था, वो एक पैटर्न वे में था। अच्छा या बुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, पर एक वो पैटर्न वे में था, बिकॉज कंपनी का चलना एक तरीके का होता है। पर हमें सिंगल्स निकालने की इच्छा थी कि एक गाना सिर्फ, और वो इतना वजनदार रहा कि अ, सदियों याद करेंगे लोग, मुझे ऐसा ही लगता है उस गाने को। तो ये रहा। और अंत तक आप देखेंगे जो दुखवा मिटाई छठी मैया, वो भी मैंने ही प्रोड्यूस किया। और सारे गाने उनके मैंने प्रोड्यूस करने का सोच ही रखा था। और अब माँ के बाद दीदी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा इस चीज के लिए कि इसके कोई गाने हो, मैं प्रोड्यूस करूं, कोई भी और करे, पर मैं तो हमेशा रहूंगा ही इसको करने के लिए। और स्वर शारदा के माध्यम से वंदना भी हमेशा सामने आती रहेंगी। और ये प्लेटफॉर्म इन्हीं का है, हमारा ही है, हम सब परिवार का ही है। और लोगों का भी है जिनको इस पे जुड़ना है, नए टैलेंट्स को जिनको इसमें आकर के हमारे साथ जुड़ने की इच्छा है, सबका बहुत स्वागत है इसमें। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। ये तो खुशी की बात है, आप दोनों भाई बहन मिल करके आगे शारदा सिन्हा जी की जो भी संगीत की जो विरासत है उसको आप आगे बढ़ाते रहें। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जैसे आपने भी बताया अंशुमन जी की, कोई भी अगर जुड़ना चाहे तो कोई भी, मतलब कोई नया उभरता कलाकार जिसे गाना गाना हो, वो स्वर शारदा से जुड़ सकता है, या संगीत की शिक्षा के लिए जुड़ना है? संगीत की शिक्षा तो बहरहाल जो प्लानिंग चल रही है वो पूरा होने पर ही मैं उसको अनाउंस करूंगा कि हाँ अब जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जरूरी। और वो जब पूरी रहेंगी तभी बोलना उचित होगा। और जहाँ तक बात रही गाने की, हम्म। तो निश्चित रूप से मुझे उस तरफ ज्यादा ध्यान है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में एक बहुत बहुत अच्छी संस्था एक है, किलकारी। अच्छा। और वहाँ के बच्चे जो है ना, वो छोटे छोटे घरों से आते हैं,
अपने अपने परिवेश से आते हैं, पर उसी में वो अपने संगीत के सहारे बड़ा अच्छा अच्छा काम करते हैं। मुझे उनको देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। मुझे ऐसे छोटे बच्चों को लेकर के आगे बढ़ने की इच्छा है, जो आए और एक जिसको कहते हैं कि एकदम प्योर टैलेंट अपना डिस्प्ले करें यहाँ पर। मैं ये अभी नहीं कहूंगा कि जो प्रोफेशनली अपना रास्ता खुद बना चुके हैं या वो बनाने की राह पे चल चुके हैं, वो उनका स्ट्रगल हमेशा वो रहेगा। मेरा प्लेटफॉर्म कोई वो प्लेटफॉर्म नहीं होगा जैसे कि कोई कंपनी होती है कि टी सीरीज भाई इसमें कोई भी आके कुछ भी गा सकता है। वो तो नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे मापदंड होंगे, हमारे पास बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे। इसलिए हमने इसको सोसाइटल तौर पर ये सोचा हुआ है कि जो प्योर यंग टैलेंट्स हैं उनको इसमें शामिल करके होन करें हम। और जिनकी सहृदय ऐसी इच्छा होती है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और साथ में हम सब साथ मिलके काम करेंगे, क्या बात है। बिल्कुल करेंगे। बहुत खूब। तो अब मैं शारदा जी को जो अवार्ड मिला है मरणोपरांत, भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला है, जो बहुत ही असामान्य बात है और बहुत ही गौरव की बात है हम सभी देशवासियों के लिए, खास करके बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि वो बिहार कोकिला शारदा जी सबके दिल के करीब हैं। तो आज कैसा लग रहा है, आपके क्या इमोशंस हैं आज उस अवार्ड को लेने के बाद? आप लोग अभी उसी अवार्ड सेरेमनी से आ रहे हैं, और अगर शारदा जी अभी होती तो उन्हें कैसा लगता, वो इस सम्मान को कैसे लेती? वो होती तो वो बात ही होती अलग तो होती। बात ही कुछ और होती। जी। और उनका आज का दिन बस वो पुरानी यादों से ही शुरू हुआ है कि वो थी तो कैसे हम आए थे पिछली बार, कैसे हमने सेलिब्रेट किया था। वो बहुत खुश होती और बहुत सहजता से सोचती भी कि कैसे मुझे मिला है, मैंने क्या किया है। उनको ऐसा लगता, ऐसा मन में लगता। वो इतनी ही इतनी सहज थी और बहुत खुश। मेरे पिताजी खुश होते। सबसे बड़ी बात है ये गौरव का जो ये क्षण है हमारे, हम सब के लिए, परिवारवासी के लिए, बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। हमारी जो लोक संस्कृति है, बिहार की लोक संस्कृति है, जिसपे एक मिनट, एक सेकंड नहीं लगता है कि लोग कह देते हैं कि अच्छा भोजपुरी, अच्छा बिहार का गाना, अच्छा बिहार की संस्कृति। तो उसी पर ये वो ही एक इतना मजबूत ठप्पा है कि आप देखिए कि वही बिहार। जी। तो उस बिहार की गायिका का ये सम्मान, उनकी तपस्या का सम्मान, उन धरोहर का सम्मान, तो इससे गौरव का क्षण नहीं हो सकता। बहुत ही गौरव का क्षण है हम सबके लिए, पूरे हालांकि देश। हमें यहाँ आकर के मतलब जो एक वैक्यूम होता है, जो ब्लैंकनेस होता है, वो बहुत ज्यादा लाइव फील हो रहा है, क्योंकि हम उसी जगह बैठे हैं जहाँ 2018 में बैठ के यहाँ हंस खेल रहे थे। पिताजी भी यहीं थे, इसी सोफे पे माँ भी थी, पिताजी भी थे, और हम कैमरे के उस तरफ से वीडियो बना रहे थे, बात कर रहे थे। आज भी सब स्मृतियां ताजा हैं बिल्कुल। तो वो जो हॉलोनेस है वो थोड़ा अंदर से काटता भी है और बुरा भी लगता है कि वो खुद होती तो क्या जश्न होता। जश्न, सचमुच। दिल्ली से लेकर पटना तक, और जहाँ भी जाती वहाँ पे ढेर सारी बातें होती, तरह तरह के जो दुआ भी तो लोग देने के लिए आते हैं अलग से। और उनको कितना कितने अच्छा लोग। लगता, मतलब इस एज में इतनी मेहनत के बाद, मतलब उनको अच्छा लगता और हम सबको वो उनको अच्छा खुश देख के और अच्छा लगता। तो ये हम मिस किए, पूरे दिन लगा कि अब है कि इस पूरे प्रोसेस को देखते हुए हम केंद्र सरकार को तहे दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं, भारत सरकार को। उन्होंने संस्कृति की ओर अपनी जो उनकी जो निगाह है वो बनाए रख के, और जो जिसने मिट्टी से जुड़ के काम किया है उसने उसका सम्मान किया, भारत सरकार ने। दिस इज कॉल्ड एज पीपल्स पद्मा, सो इट इज वेल प्रूव्ड विद शारदा सिन्हा जी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको शारदा जी सिन्हा जी ने जो पहचान बनाई है हमारे लोकगीत की, मैथिली, भोजपुरी या बिहार के संगीत की, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि मैथिली या भोजपुरी भाषा को या उसके संगीत को राष्ट्रीय लेवल पर तक ले जाने के लिए और क्या करने की जरूरत है? जैसा हम पहले अभी बात कर रहे थे, जी। इसी दिशा में जैसे जिस तरह से हम कदम बढ़ा रहे हैं अपने, वैसे ही कदम बढ़ाना है। पर
हम सिर्फ हमें अकेले नहीं, हमारा ये संदेश होगा युवा पीढ़ी को और आने वाले जो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको, इसके लिए कि वो भाषा की मूलता और उसकी शुद्धता को बरकरार रखने की ठान लें, प्रण ले लें, तो सुसंस्कृति हमेशा बरकरार रहेगी, कुसंस्कृति में परिणत नहीं होगी। और यही एम लेकर के स्वर शारदा भी काम करने का जिसने हमने सोच रखा है स्वर शारदा के माध्यम से। तो भाषा का मतलब ये हो गया कि आप अपनी संस्कृति जो है, भाषा तो उसी से डिफाइन की जाती है, भाषा से संस्कृति। और जो लोक बोलियां हैं, लोकगीत हैं, ये क्या है? ये हमारे कम्युनिकेशन के तरीके हैं, और ये जितने शुद्ध रहेंगे, हम इनको जितनी शुद्धता से पेश करेंगे और इसको जितना सुंदर बनाएंगे, आगे नाम उतना ही होगा। जी तो यही ध्येय है मन में। और राष्ट्रीय स्तर पर भाषा के लिए जो अवेयरनेस है वो बहुत जरूरी है होना। खास करके बिहार की बात है तो भोजपुरी और मैथिली सबसे पहले दोनों में स्वच्छता मेंटेन रहे, इसके लिए अच्छा अच्छा काम करते जाना चाहिए। आप जा जा करके मिटाएंगे क्या? जो गलत है वो तो फेमस ही है, राष्ट्रीय लेवल पर तो वो है। हमने जो प्रण किया है, माँ का जो तरीका है, उनका जो डिसिप्लिन है, वो मेंटेन करते हुए चलेंगे और एक दिन जरूर निश्चित रूप से नेशनल लेवल तक हम अपनी बात कह पाएंगे, लोगों तक कन्वे कर पाएंगे। इसकी उम्मीद रखते हैं और इसका भरोसा रखते हैं कि हम मेहनत में लगे हैं और सफल भी होंगे एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पूरा विश्वास है आप सफल होंगे इसमें। और अब मैं कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछना चाहूंगी। हम इसे क्विक वाइब्स कह सकते हैं। कुछ सिंपल छोटे छोटे सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल, शारदा जी के इतने सारे गाए हुए गीतों में से, वैसे तो हम सारे गाने उनके हम सभी के फेवरेट हैं, पर फिर भी कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, आपका फेवरेट उनका गाया हुआ गाना। हाँ बहुत है। मुश्किल है, बहुत सारे रंग हैं और सब खूबसूरत है, फिर उनमें भी से एक एक चूज दो करना। रन। हाँ। जो हमें पसंद है ना। हम्म मैं तो कहूंगी, तुम बताओ। हाँ, हम दोनों को एक्चुअली अलग अलग पसंद है। अलग अलग ही बताइए, बिल्कुल अपनी अपनी पसंद। अपनी असली पसंद। मुझे तो मांगीला हम वरदान है गंगा में, ये जिनका गंगा गीत है वो बहुत बहुत पसंद है। और शुरू से बचपन से ही उसका, उसके पीछे भी एक कहानी है कि जब ये गाना रिकॉर्ड होके आया होगा तो इसमें इस गीत में ना सबके बारे में जो जो पूजा कर रही है गंगा की, वो सबसे मांग रही है गंगा जी से कि बेटा, ये क्या, बेटा राम मुझे जैसे। राम जैसा देना, बेटी मुझे सीता जैसा देना भगवान, दशरथ जी जैसा ससुर देना। हम्म है। राम जैसन बेटा ही तुम्हें वो बोल रहे ना, वो पसंद। तो अब इसमें राम जैसे बेटा जैसे ही आता था, मैं मस्त हो जाता था कि बात तो मेरी ही हो रही है। तो मतलब ये एक बाल मन की आपको मैंने वो हाँ। बताया कहानी कि मुझे कैसे ये दिमाग में रजिस्टर हुआ। मैंने कहा मम्मी गा रही है ना, बेटा की बात कर रही है तो मेरे लिए तो बोल रही होगी, और दीदी तो वही सीता हो गई। बहुत तो इसलिए गाना चूज किया आपने, गाना बहुत अच्छा है। मन- मुझे तो उनका गाया बहुत गीत, मैं तो फिर भी मैं कहूंगी कि उनके विवाह गीत जो हैं वो बहुत प्रिय हैं, और समदौन विशेषकर। उसके अलावा उन्होंने जो विद्यापति जी की वो गाई है, वो जो गाया के पतिया लौ जाए, वो दो पंक्ति वो और एक विवाह का छोटा मैं आपको सुनाना चाहूंगी। के पतिया लो जायत रे मोरा प्रियतम पास। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनका विवाह का जो कोई भी गीत बहुत पसंद आता है मुझे। विरह भी बहुत पसंद आता है मुझे। विवाह में जैसे कि नजरियो न लागे, नजरियो न लागे, मोरे बबुआ को, मोरे बबुआ को, मोरे बबुआ को
नजरियो न लागे, मोरे बबुआ को नजरियो न लागे। ये गाना विवाह का है, लेकिन अंशु की तरह मुझे लगता था कि हम दोनों बबुआ ही हैं, और माँ इसीलिए कहती हैं कि मेरे बच्चों को नजर ना लग जाए। तो सब समझ नहीं आता था कि विवाह का गीत है, लेकिन पसंद पहले इसलिए आया, बाद में इसलिए आया कि उन्होंने क्या जतन से, क्या सुंदरता से इस एक्सप्रेशन को जी के गाया है, मोरे बबुआ को नजरियो न लागे, कि बिल्कुल जीवंत हो जाता है। माई के तनवा के गंगा बरदनवा, माई के तनवा के गंगा बरदनवा, भौजी अचरवा जेठोनवा धरावे, मोरे बबुआ को नजरियो न लागे, मोरे बबुआ को। इसलिए भी पसंद है कि वो इसमें कहन का तरीका है, सीधा सीधा गाया हुआ नहीं है, उन्होंने क्या बढ़िया एक्सप्रेस करके गाया। मोरे बबुआ को, मोरे बबुआ को, मोरे बबुआ को नजरियो न लागे। बहुत सुंदर, इतना प्यारा गीत है ये, और आप बहुत ही अच्छा गा भी रही हैं वंदना जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुन करके। Thank you for watching our channel. If you are enjoying the show, don't forget to like and subscribe. Your support keeps the good vibes going. तो कोई ऐसा गाना जो शारदा जी का खुद का गाया गाना, ऐसा कोई गाना था जिसके बारे में बताती थी कि वो मेरा सबसे पसंद का गाना है, जो उन्होंने खुद गाया हो और उन्हें बहुत सुकून मिला हो कि मेरा गाना बहुत अच्छा है। वो भी बहुत सारे हैं, उनको, हाँ उनको, लेकिन ये है कि एक बहुत वैरिड एरिया था उनका। गजल भी है, सुगम, जैसे पहले बताया, सुगम संगीत भी, गजल भी, भजन भी, और सब में कुछ ना कुछ बहुत पसंदीदा उनका खुद भी था, ऐसा जो वो कभी कभी बहुत जो उनके दिल के करीब था। पर कुछ खास कॉम्पोजिशन भी क्या थे वो। तो गंगा स्तुति, और वो गंगा स्तुति उन्होंने गाया, और गाया तो उसको समदौन के धुन पर गाया है उन्होंने। और हमें याद है जब भी वो पटना से समस्तीपुर की यात्रा करती थी, तो गंगा जो रिवर है वो पार करना ही होता है गांधी सेतु से। तो जैसे ही गंगा जी नजर आती, इनके हाथ उठ जाते, प्रणाम करती, और बड़ सुख सार पाओल तू अतीरे की लाइंस वो गाना शुरू कर देती। परसल पाए पानी पाई तो पानी, माए पाए। माए माए पानी तो पानी। बहुत कारुणिक, और उनकी आंख भर जाती थी हर बार। ऐसा नहीं था, वो इतना जुड़ाव था कि बोलते बोलते या समदौन गुनगुनाते हुए उनकी आंख हमेशा भर जाती थी। अक्सर पिछले बार भी जब उनका, अब हम लोग किसी बार पहले का एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें गुनगुना रहे थे सारे गाने, उनमें से जब समदौन गाते गाते उनके गला, मतलब लास्ट में गला रूंधना निश्चित है। तो वो बेटी विदाई का जो असर होता है, तो यही चीज मैं देखता हूँ कि कैसे उनके अंदर समाहित थी वो चीज। मतलब जिस कल्चर को उन्होंने जिया है, वो पल्स रेट की तरह उनके अंदर धड़कता है। इसीलिए इतना ज्यादा लाइव है। जब वो गाती हैं तो लगता है अपनी चाची गा रही है, अपनी फुआ गा रही है, हर किसी को लगता है मेरे ही घर से कोई आवाज लगा रहा है। ये कैसे संभव? जिसके अंदर संस्कृति धड़कती है, उसी से संभव। जी, बिल्कुल सही। वो गाना हम ये कह सकते हैं कि अगर एक गीत कहें तो, बड़ सुख सार पाओला तू आती रे, पाओला तू आती रे, छाड़ाई निकट नयन बहनी रे, छाड़ाई निकट नयन बहनी रे। लंबा है ये गीत। और गजल, गजल। उनको उन्होंने वो बेगम अख्तर को इतना सुनती थी, और घर में अक्सर गुनगुनाया करती थी। एक तो है मोहब्बत तेरे अंजाम पे गुनाह था, और एक वो और क्या था?
आई बरसात, कैसे होगा ना? आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया, कुछ तो दुनिया के इनायात ने दिल तोड़ दिया, आई बरसात तो। ये ऐसी गजलें भी बहुत सारी वो गाती थी। गाती थी गजल, उनको बहुत पसंद गाना। तो बहुत हम सुंदर। और हम अंशुमन जी का उनसे भी विशेष छुपा हुआ टैलेंट हमें भी सुनाई दिया। आप भी गाते हैं शायद। जाहिर सी बात है, घर में सभी इतने टैलेंटेड जब लोग होंगे तो ऑब्वियसली है सभी में वो टैलेंट बटेगा। तो आपने भी बहुत अच्छा गाया अंशुमन जी ने। और एक एक तो मुझे पता चला कि वो बेगम अख्तर को बहुत सुनती थी, पर उनके अलावा और कोई उनके ऐसे कोई फेवरेट गायक या गायिका जो जिससे वो इंस्पिरेशन लेती थी? हाँ, शोभा अलग गुप्ता। अलग विधा है क्योंकि जैसे बचपन से भी उन्होंने ना मुकेश को वो बहुत सुनती थी। मुकेश के जो दर्द भरे गीत, पुराने गीत जितने भी थे, वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। एंड शी हैड दिस ग्रेट क्वालिटी ऑफ मिमिकिंग, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो ना वो ही नहीं, वो और मेरे मामा लोग, दो छोटे हाँ। मामा है मेरे, वो भी साथ साथ में ये लोग जाते थे। नाना जी भेजते थे, जाओ खेत पे देख के आओ मजदूर काम कर रहा है कि नहीं, आज धान का कितना वो उठा नहीं उठा, क्या, ताकि ये लोग सीखें बच्चे कि गांव में कैसे दोनी हो रही है या क्या? कटनी हो रही है, तो क्या बच्चे सीखें। लेकिन इस सिलसिले में होता क्या था कि इनको उसमें तो मन लगता नहीं है, बच्चे को जो बोला जाता है करने वो करता नहीं, कुछ और करेगा जाके। तो ये भाई बहन सब मिल करके खेत जाते और मुकेश के गाने गाते जाते, और उसमें मम्मी सिखाती जाती, मामा लोग सीखते जाते। तो उनके अंदर मुकेश के गाने को हमने बहुत सुना है बचपन से भी, कि वो बहुत दिल से उसको गाया करते थे। अगर बॉलीवुड का लगाव कहा जाएगा तो वो वहां से जरूर आता है। और जैसे मुकेश जी के गानों में एक लिल्ट होता है, एक करुणा का टच कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, वैसे ही ट्रेजेडी का हिंट आपको माँ की गाने में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ट्रेजेडी इसलिए बहुत बोलता हूँ अच्छी बात कि है। आई मीन एक रस की बात हाँ। मैं कर रहा हूँ। जी वो जी। रस, विरह रस जिसको कहते हैं, वो हमेशा मिल जाता है उसमें। और वैसे ही चूंकि वो शास्त्रीय उन्होंने पद्धति से सीखा है, तो शास्त्रीय गाने वालों का तो बिल्कुल रहा ही, पंडित भीमसेन जोशी और पंडित जसराज, सबको उन्होंने बहुत ज्यादा और सुना है। शोभा गुट्टू जी को बहुत शोभा गुट्टू उनकी जी को प्रिय थी वो। ये ठुमरी और दादरा की जो उनकी शैली है दादरा, उसके लिए। उसके लिए उनको बहुत सुनती थी और पसंद करती थी। और हाल हाल के दिनों में संजीव अभ्यंकर जी को, राशिद खान साहब को बहुत, सबसे उनकी मुलाकात भी हो सकी, ये भी एक सौभाग्य की बात होती है। राशिद खान साहब से उड़ीसा में मुलाकात हुई, और फिर संजीव अभ्यंकर जी से भोपाल में मुलाकात हुई। तो बहुत खुश होती थी कि चलो, इच्छा मेरी थी मिलना और मिलना हो गया। तो ऐसे थे। वैसे आपने जो मुकेश के बारे में बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश के आवाज, मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ मुकेश जी के गानों की। तो उनकी आवाज में भी एक अलग तरह की सच्चाई सुनाई देती है, जो मुझे लगता है कि सब सिंगर में वो नहीं होता। और उसी टाइप की सच्चाई शारदा जी के भी आवाज में आती है। पता नहीं ये क्या सिमिलैरिटी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरह के सिंगर्स हैं, अपने अपने फील्ड में यूनिक। पता नहीं, शायद शारदा जी बचपन से सुनते सुनते मुकेश के गानों की वजह से उनमें भी एक अलग तरह की एक पहचान है उनकी आवाज की, जो मुकेश की बहुत ही डिफरेंट आवाज थी। तो हाँ बिल्कुल, बहुत। और एक और सवाल मेरा कि संगीत के अलावा शारदा जी की कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा और टैलेंट जो हमें नहीं पता हो और शायद किसी को नहीं पता हो, पब्लिकली कुछ ऐसा खास करती कुछ हो? तो हम आपको बहुत पहले अभी बता ही चुके हैं। मिमिकिंग मिमिक्री। सबसे जबरदस्त मिमिक्री था। उनका। खाना बनाना, जो व्यंजन वाला पार्ट है वो आपने जाना, जी। और मिमिक्रिंग वाला पार्ट आपने जाना। वैसे ही वो सिंगर के अलावा उनके करियर की शुरुआत नृत्यांगना के रूप में हुई थी। अगर आप वैसी बात जानना चाहती हैं तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ये नहीं पता। मणिपुरी नृत्य उन्होंने सीखा था। अच्छा। जी। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब वाइस वाइस प्रेसिडेंट थे, तब वो चीफ गेस्ट में थे जब उनके सामने उन्होंने सबसे पहले परफॉर्म किया था। अरे वाह। तो
अंत अंत तक उनको अभी हाल तक मतलब हमने सुना है 2-3 साल पहले तक कि मणिपुरी की बोल जितने होते हैं वो सब उनको याद थे। बहुत अच्छे से वो उसको बता करके ताल पे बताया करती थी। और घर में भी जब हम भी छोटे थे तो वो कथक प्रैक्टिस करते थे, मतलब हाँ वो भी उनका एक रेगुलर फीचर था कि कथक कथक जो है मतलब आप ये ऐसे मत समझना कि एज एन हॉबी, प्रॉपरली घुंघरू बांध के घुंघरू बांध और के सामने गुरु होता था एक, उनको बुलवाती थी हाँ वो और आते थे, सीखती थी। वो सीखती थी, तत्कार करती थी। हम हमें याद है घर भी में वो थाप याद है, हमें लगता था हाँ कि बाप रे क्या गिर विर न जाए कि मम्मी हम लोग कहीं। वो 3 ताल करते करते थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हम छोटे थे, भाग जाते थे थोड़ी देर बाद। और वो तो फिर उनका तो रेगुलर था। वो फिर जब गुरु नहीं होते थे तो वो सितार प्ले करके रिदम के साथ खुद करती खुद थी। कर खुद डांस किया करते थे। तो उनको वो पसंद था, अभिनय पसंद, मुझे तो लगता है। जैसे देखिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, हम्म उसमें संगीत पर उन्होंने जितनी चर्चा की है वो पूरे नाट्य शास्त्र का बहुत छोटा सा ही हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। क्योंकि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वो सारे जो अध्याय बनाए गए हैं उसमें ज्यादा अध्याय अभिनय को लेकर के, और हम्म अभिनय एक बड़े ब्रैकेट में मैं कह रहा हूँ, उसी के अंदर नृत्य भी आ जाता है। तो सारी चीजें आप देख रही हैं कि एक कलाकार के अंदर कुछ कुछ सब चीजों के होने से ही वो एक संपुट कलाकार बन पाता है। ये बात है, ये ऐसा मतलब ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और माँ भी ऐसा मुझे लगता है कि वैसी ही व्यक्तित्व थी वो। अभिनय उनके अंदर था। नृत्य जो जैसे मान लीजिए अगर यदि कम मात्रा में रहा हो तो उसको उन्होंने होन करके बढ़ा लिया। संगीत बहुत ज्यादा लगाव था तो वो तो था ही था। साहित्य, मैं और माँ दोनों बैठ के हमने कितने गाने लिखे हैं और कितने सारे राइटर्स के गाने हमारे पास आए आए, और उसको बैठ के हमने पूरा आपाद मस्तक सीधा कर दिया और नाम उन्हीं का दिया पर राइटर का कि भाई आप ही ने लिखा है। क्योंकि हमें साहित्य से भी वो लगाव है कि आप शब्दों का बोल बनाओ कैसे रखें कि वो गोल गोल लगे, सुंदर लगे, कान को अच्छा लगे, और सुनने वाले को, गाने वाले को भी आनंद आए, सुनने वाले को भी आनंद। इसलिए उनके गीतों में आप शब्दों को देखेंगे कि बहुत ज्यादा अपीलिंग है और समझ आता है, क्योंकि उस पर वो उनका ध्यान बहुत था। तो अभिनय भी उतना ही सोचना उनका, और गाने में शब्दों का चयन, शब्दों का ध्यान, संगीत तो बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी थी शायद कि हम लोग भी बहुत धीरे धीरे समझ पाए बड़े होते होते कि अच्छा ऐसा लगता रहा। साथ में थे तब तक क्या है, बच्चे को समझ नहीं आता कई बार। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग तो बस मस्ती में, डिसिप्लिन में, सीखने में वक्त बीतता रहा। लेकिन अब तो एक सपना और एक बहुत बड़ी सी वो लगती कि हम कहाँ जी रहे थे, कैसे चल रहे थे। अब वो याद करके जीना है, चलना है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके आज, अंशुमन जी और वंदना जी। बहुत सारी यादें ताज़ा हुई, शारदा जी के बारे में इतनी नई चीज़ें पता चली। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी आगे उनके नाम को यूं ही बढ़ाते रहें और बहुत अच्छा करें भविष्य में। चलते चलते कोई एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे गुड वाइब शो के दर्शकों को, क्योंकि हमारे शो का भी मकसद है पॉजिटिविटी फैलाना और दुनिया में काइंडनेस फैलाना। तो कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। गुड वाइब्स शो के सभी दर्शकों को सबसे पहले हमारा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आप इस शो के मार्फत हम सबसे, हम दोनों से आप जुड़े, हम दोनों आप सबसे जुड़े। और जहाँ पर बात होगी संगीत की, जहाँ पर बात होगी लोकगीत की, तो हम जरूर कहेंगे कि जब भी शुरुआत करें तो जरूर माँ शारदा को एक बार याद करें। क्योंकि उनको याद करके जब आप संगीत सुनेंगे तो संगीत भी खूब मुस्कुराएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने अंशुमन जी। और ऐसे भी माँ शारदा के नाम लिए बिना तो कुछ शुरू होता नहीं है, माँ सरस्वती के नाम पे। और शारदा जी का भी नाम बस वही है, माँ सरस्वती ये का। तो आपने और भी अच्छा बोला, बिल्कुल सही बात है। जी। मैं तो कहूंगी कि काइंडनेस जो है वो इंसान के अंदर सबसे बड़ा गुण है। इंसान में अगर खुद वो समझ आ जाए, वो खुद पहले सारी चीज़ों को सोच ले, तो दुनिया फिर सरल शायद हो जाती है, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, और पहाड़ नहीं लगता कुछ भी। तो कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी मुश्किल हो, बस चलते चलना है,
उम्मीद के साथ चलना है, बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत खुश रहना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है नहीं। किसी सबके लिए वो छोटी सी ही है, उसमें बहुत कुछ करना है। तो हम खुश रहें और हम बिल्कुल दूसरे की भी चिंता करें, उससे पहले अपनी करें, और दुनिया जो है वो खूबसूरत हो, क्योंकि हम खूबसूरती से सोच रहे हों अपने बारे में, तो सब कुछ सुंदर लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे जुड़ के, और अब कहना चाहूँगी कि आप सब खुश रहें और बिल्कुल पॉजिटिव सोचते रहें। बहुत चलिए, प्यारा। आपके माध्यम से आज हम भी स्मृति की एक यात्रा पे थे, जी, बचपन से अभी तक। तो गुड वाइब शो के सभी दर्शकों को भी इसके लिए धन्यवाद। उनको भी कुछ नया सुनने मिला और उनकी वजह से हमें बोलने की ऊर्जा मिली, प्रोत्साहन मिली। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। आप भी बहुत हार्ड वर्किंग है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से आपने इस शो के लिए आपने इंतजार किया और आप लगातार इसके लिए लगी रहीं। तो ये जो आपकी लगन है, जो ऊर्जा है, उसको सलाम करते हुए मैं आपके माध्यम से भी सबको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद प्रणाम। अंशुमन। शारदा जी से तो बात नहीं हो पाई, ये इच्छा अधूरी रह गई, पर आप दोनों से बात करके, आपके बातों के जरिए शारदा जी को जानकर बहुत अच्छा लगा। तो एक बार फिर से हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको आज का ये खास एपिसोड पसंद आया होगा। शारदा सिन्हा जी की कहानी ने जैसे अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से एक बार फिर से जुड़ने का एहसास दिलाया। अगर आप भी उनकी आवाज़ से जुड़े हैं, उनके गीतों में अपना बचपन, अपने रिश्ते महसूस किए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी यादें हमसे ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। और हाँ, गुड वाइब शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग गुड वाइब्स।